चार्ट के माध्यम से 12 के 12 टेंस को सरल करने की कोशिश की गई। अब देखिए एक एक करके। सबसे पहले नंबर पर आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान है हिंदी में ता है, ते है, ती है, ता। और नियम है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगती है। अब जनरली देखने में आया कि विद्यार्थियों के सामने एक समस्या आती है। जब विद्यार्थी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो उनके सामने एक समस्या आती है कि किस शब्द को कहाँ लिखें, किसको पहले लिखें, किसको बाद में लिखें, इसको यहाँ लिखें या इसको वहाँ लिखें। ये समस्या उन्हीं विद्यार्थियों को आती है जो इसको भली भांति इसके विन्यास को नहीं समझ पाते कि सबसे पहले सेंटेंस में क्या आता है, उसके बाद क्या आता है और उसके बाद क्या आता है। सबसे पहले इसी पे फोकस करेंगे। हमारा वाक्य है गीता आज एक पत्र लिखती है। वाक्य में जो भी कार्य हो रहा है, खाने का, पीने का, रोने का, धोने का, सोने का, नहाने का, वो कहलाती है आपकी वर्ब, कहलाती है क्रिया। इस वाक्य में जो कार्य हो रहा है वो है लिखने का, लिखती है, ये हमारी वर्ब। ट्रांसलेशन करने के लिए, हिंदी से इंग्लिश अनुवाद करने के लिए हमें मुख्य रूप से 3 चीजें चाहिए। पहले नंबर पर सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में कर्ता कहते हैं, उसके बाद वर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं, और तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट, जिसे हिंदी में कर्म कहते हैं। सब्जेक्ट छांटना सबसे पहले सीखें। गीता आज एक पत्र लिखती है। यदि हम वाक्य से प्रश्न करें पत्र कौन लिखती है, तो कौन या किसने के जवाब में कौन और किसने के जवाब में जो कुछ भी आएगा वो कहलाएगा आपका सब्जेक्ट। पत्र लिखती है, कौन लिखती है पत्र? गीता। तो गीता हो गया इसमें सब्जेक्ट। गीता सब्जेक्ट हो गया, लिखती वर्ब है। अब तीसरे नंबर पर आता है कर्म, यानी कि ऑब्जेक्ट। क्या के जवाब पे जो कुछ भी आएगा वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट। गीता लिखती है, क्या लिखती है? एक पत्र। एक पत्र हो गया इसमें ऑब्जेक्ट। अब तीनों चीज हमारे पास है, सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है और वर्ब भी। तीनों हमने छांट लिया। अब हमारे पास समस्या आती है कि किसको कहाँ लिखें। तो हिंदी से जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका क्रम होता है सबसे पहले कर्ता, उसके बाद क्रिया और उसके बाद कर्म। इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यदि हम हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी क्रमानुसार लिखें, हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी क्रमानुसार लिखें, क्योंकि हमें ट्रांसलेट इंग्लिश में करनी है, तो क्या होगा उसका क्रम?
इंग्लिश नियमानुसार, अंग्रेजी के नियमानुसार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का क्रम होगा ये, तब हमारा वाक्य, हिंदी का वाक्य इंग्लिश क्रमानुसार ये हो जाएगा, गीता लिखती है एक पत्र। जहाँ पर गीता सब्जेक्ट है, लिखती है वर्ब है, एक पत्र ऑब्जेक्ट है, और बाकी जो कुछ भी आएगा टुडे, टुमारो, यस्टरडे, वो उसके बाद, वो सब चीज़ें बाकी। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और बाकी चीज़ें उसके बाद। गीता हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ में वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। मैंने बताया था जितनी भी वर्ब होती हैं, फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो हमारी प्लूरल होती है, उसको सिंगुलर बनाना पड़ता है। सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए वर्ब को भी हमें सिंगुलर बनाना पड़ेगा। फर्स्ट फॉर्म है लिखने की राइट, राइट की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे तो हो जाएगा राइट्स। सब्जेक्ट गीता लिखती है, राइट्स ए लेटर ऑब्जेक्ट टुडे उसके बाद। तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? गीता। गीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ इंग्लिश आएगी राइट, और इसमें एस लगा करके बना देंगे राइट्स, यानी कि यह हमारी वर्ब होगी सिंगुलर गीता के अनुसार। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। राइट्स ए लेटर ये हमारा वाक्य हो गया। दोबारा से फिर समझिए, इंग्लिश में जो क्रम है वो हिंदी से थोड़ा डिफर है। हिंदी में क्रिया वाक्य के अंत में आती है, और इंग्लिश में वर्ब जो है, क्रिया जो है सब्जेक्ट के बाद में। पहले हम हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी क्रमानुसार व्यवस्थित कर लें, उसके बाद उनकी इंग्लिश लिखते चले जाएं, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी ट्रांसलेशन में। सबसे पहले हमने लिखा गीता, उसके बाद लिखती है, उसकी इंग्लिश आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया एक पत्र, फिर उसकी इंग्लिश आ गई, फिर आज उसकी इंग्लिश। कोई भी वाक्य है उसमें सबसे पहले आपको यही काम करना होगा, अपना सारा फोकस, अपनी सारी ताकत आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब छांटने पर लगा दीजिए। उसके बाद कुछ भी नहीं है ट्रांसलेशन में, सब काम आसान है, सारा खेल ही इन तीन चीज का है। कौन या किसने के जवाब में इस वाक्य में जो आया उसको बोला जाएगा सब्जेक्ट। दोबारा समझ लीजिएगा, पत्र लिखती है, कौन लिखती है? गीता। गीता हमारा सब्जेक्ट हो गया। जब हम दोबारा प्रश्न करेंगे, गीता लिखती है, क्या लिखती है? क्या के जवाब में आया? पत्र। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद चलते हैं नेगेटिव वाक्य। मैं क्रिकेट नहीं खेलता, नेगेटिव वाक्य हो गया। ता है, ते है, ती है, ता हूं, ये इसकी पहचान होगी। सबसे पहले हम देखेंगे वाक्य में कौन सा काम हो रहा है। काम हो रहा है खेलने का, खेलता हूं, ये होगी इसमें वर्ब। क्रिकेट कौन खुद खेलता है? मैं हो गया इसमें सब्जेक्ट। मैं खेलता हूं, क्या खेलता हूं? क्या के जवाब में जाएगा? वो कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट। मैं क्रिकेट नहीं खेलता। अब हम इसको इंग्लिश क्रमानुसार देखते हैं। मैं नहीं खेलता हूँ क्रिकेट। मैं सब्जेक्ट हो गया, खेलता हूँ वर्ब होगी, और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वाक्य नेगेटिव है
तो डू नॉट और डज नॉट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट। आई तथा यू इस नियम के अपवाद हैं। आई तथा यू के साथ बहुवचन वाला ही नियम लगाएंगे, यानी कि इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आई और यू के साथ डू नॉट का प्रयोग हुआ, डज नॉट का प्रयोग नहीं। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा आई के साथ डू नॉट। नेगेटिव बनाने के लिए खेलने की इंग्लिश प्ले, आई डू नॉट प्ले। यदि वाक्य में कभी नहीं अथवा कभी भी नहीं शब्द आए तो इसके लिए नेवर का प्रयोग किया जाए। कभी नहीं अथवा कभी भी नहीं आए तो इसके लिए नेवर का प्रयोग किया जाएगा, और नेवर के साथ साधारण वाक्यों वाले नियम ही लागू होते हैं, यानी कि यदि एस या यस लगना है तो लगाएंगे। देखिएगा, वह कभी क्रिकेट नहीं खेलता है। कभी नहीं के लिए कभी और नहीं, कभी नहीं के लिए नेवर सब्जेक्ट हो गया, ही खेलता है वर्ब, क्रिकेट ऑब्जेक्ट एज इट इज है। यहाँ पे सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है हमारा वो सिंगुलर है, वह कभी नहीं के लिए नेवर, नेवर के साथ में डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं होता। ही नेवर, खेलने की इंग्लिश प्ले, प्लेज, ही नेवर प्लेज क्रिकेट। ये कभी नहीं वाला हो गया। इसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव। अब आते हैं इंट्रोगेटिव पे, क्या वह स्कूल जाए। कौन सा काम होगा इसमें, जाने, जाती। ये हो गया इसमें वर्ब। कौन जाती है, कौन या किसने के जवाब में वह, ये हो गया सब्जेक्ट। वह जाती है, कहाँ जाती है, क्या या कहाँ के जवाब में जो कुछ आएगा वो कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट। वाक्य इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का नियम है कि वाक्य में डू या डज जो भी उचित हो, वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार डू, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू को सब्जेक्ट से पहले लिखिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा वह, शी, सब्जेक्ट हो गया शी। सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अनुसार डज आएगा और डज को शुरू में लिखा जाएगा, सब्जेक्ट से पहले लिखा जाएगा। बाकी क्या हो जाएगा हमारा, डज शी गो टू स्कूल, डज शी गो टू स्कूल। अब ये था सिंगल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव होते हैं जिनकी हिंदी बनाने पर क्या वाक्य के आरंभ में। डबल इंट्रोगेटिव होते हैं जो W और H फैमिली से शुरू होते हैं, कब, क्यों, कहां, कैसे, उनसे शुरू होते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव जब हिंदी बनाने पर वाक्य के आरंभ में क्या आए, और दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव वो होते हैं जब W या H फैमिली के वाई, वैन, वेयर, कब, क्यों, कहाँ, ये वाक्य में, वो कहलाएगा आपका डबल इंट्रोगेटिव। वह स्कूल क्यों नहीं गया, वाक्य में क्यों शब्द आ गया, ये डबल इंट्रोगेटिव हो गया। बाद में क्वेश्चन मार्क है, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसने, किसको, किसका, अगर ये शब्द हैं तो वो कहलाएगा डबल इंट्रोगेटिव।
करना वही है। सबसे पहले देखिए इसमें काम क्या हो रहा है। काम हो रहा है जाने का, वर्ब होगी, सब्जेक्ट कौन के जवाब में वह, ये सब्जेक्ट हो गया सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। डज का प्रयोग होगा क्योंकि इंग्लिश आएगी वाई के सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और बाकी चीज उसी क्रम। ये हो जाएगा वाई डज शी नॉट गो टू। इसके बाद देखते हैं एक और वाक्य। तुम्हें कौन बुला रहा है। इस वाक्य में कौन इंट्रोगेटिव वर्ड भी है और सब्जेक्ट। जब हु सब्जेक्ट का कार्य करे तो ऐसी दशा में डू डज का प्रयोग नहीं किया। और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में एस या ई एस वर्ब में उसी प्रकार से लगाएंगे जैसे साधारण वाक्यों में लगाएंगे। देखिएगा सब्जेक्ट हो गया इसमें हु, बुलाने की इंग्लिश होगी कॉल, ऑब्जेक्ट हो गया इसमें हु कॉल्स मी। तो जिन वाक्यों में हु सब्जेक्ट का कार्य करेगा तो उसमें डू डज का प्रयोग नहीं होगा और पास्ट में डिड का प्रयोग नहीं। अब इससे आगे हम देखते हैं। मैं अवश्य जाता। जिन वाक्यों में प्रेजेंट इंडेफिनिट के और पास्ट इंडेफिनिट के जिन वाक्यों में अवश्य अथवा तो शब्द दिया, क्या दिया हो, अवश्य अथवा तो शब्द, तो इनकी इंग्लिश अलग से नहीं लगाते। साधारण वाक्यों में भी हम डू डज और डिड का प्रयोग कर देते हैं तो इनकी इंग्लिश अपने आप बन जाए। मैं अवश्य जाता हूं तो मैं के साथ आई के साथ आएगा डू, तो साधारण वाक्य में भी डू डज डिड का प्रयोग कर दिया जाता है। इनकी इंग्लिश आई डू, तो ये होगी मैं अवश्य जाता हूं। तुम्हें कल क्रिकेट खेले, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। पहचान है था थे थी, या ये थी अथवा आ ए। हिंदी वाक्यों के अंत में यदि था थे थी या ये अथवा आ ए ई आए तो वो होगा पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य। पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों में सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये चार्ट के माध्यम से आपको समझाया गया है। ट्रांसलेशन के लिए हमें वही करना है। सबसे पहले वाक्य में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब शामिल। इस वाक्य में क्या काम हो रहा है, खेल। वाक्य में जो भी काम हो रहा हो, खाने का, पीने का, रोने का, धोने का, सोने का, वो कहलाएगी आपकी वर्ब। यहाँ पे काम हो रहा है खेलने, तो खेलते खेले थे, ये होगी आपकी वर्ब। कौन खेले थे, कौन और किसने के जवाब में जो कुछ आएगा वो कहलाएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया इसमें में। वे खेले थे, क्या खेले थे, क्या के जवाब में जो कुछ आएगा वो कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अब हमें करना क्या है, इस हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी के क्रमानुसार व्यवस्थित करेंगे। क्या होगा, पहले कर्ता यानी कि सब्जेक्ट,
में खेले थे क्रिकेट पर। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये इंग्लिश का क्रम। हमने हिंदी के वाक्य को इंग्लिश के क्रमानुसार लिख लिया। अब इसे समझिएगा। वे की इंग्लिश होगी दे, खेलने की इंग्लिश है प्ले, प्ले की सेकंड फॉर्म प्ले। दे प्लेड क्रिकेट। दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्लेड वर्ब होगी, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। इस क्रमानुसार हमने इस वाक्य को व्यवस्थित किया। टेंशन लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले 3 काम करने हैं आपको। वर्ब छांटनी है, सब्जेक्ट छांटना है, ऑब्जेक्ट छांटना है। वर्ब छांटना सबसे आसान है। जो भी काम हो रहा है, जो भी एक्शन हो रहा है, वो आपकी वर्ब कहलाएगी। कौन या किसने के जवाब में जो आएगा वो आपका सब्जेक्ट कहलाएगा, और क्या के जवाब में जो आएगा वो ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव पे चलते हैं। वह कल स्कूल नहीं, वाक्य में नहीं आ गया, वाक्य नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य हो गया। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में, नकारात्मक वाक्य में डिड नॉट और डिड नॉट के साथ में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। डिड नॉट और डिड नॉट के साथ में फर्स्ट फॉर्म। डिड जब आ जाएगा, चाहे इंट्रोगेटिव में आ जाए, चाहे नेगेटिव में आ जाए, वहाँ पर जो है फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग। काम वही करना है। क्या काम हो रहा है इसमें? गया, जाने का काम हो रहा है। ये होगी वर्ब। स्कूल नहीं गया, कौन नहीं गया? वह। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। वह नहीं गया कहाँ? स्कूल। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। कहाँ या क्या के जवाब में जो आएगा वो ऑब्जेक्ट। कौन और किसने के जवाब में जो आएगा वो कहलाएगा आपका सब्जेक्ट। अब इसको व्यवस्थित कीजिएगा इंग्लिश क्रमानुसार। वह नहीं गया स्कूल कल। वह नहीं के लिए, नेगेटिव के लिए डिड नॉट। जाने की इंग्लिश गो, फर्स्ट फॉर्म है। डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। और पास्ट इंडेफिनिट है, बीते हुए कल की इंग्लिश होगी यस्टरडे। He did not go to school yesterday। ये आपका वाक्य। अब अगर नेगेटिव वाक्य में कभी नहीं और कभी भी नहीं शब्द है, वह कभी दिल्ली नहीं गई। कार्य वही जाने का हो रहा है, वर्ब। कौन नहीं गया? वह। सब्जेक्ट हो गया। कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग होगा और दिल्ली इसमें ऑब्जेक्ट। नेवर।
और नेवर के साथ में साधारण वाक्य वाला पॉइंट ही लागू होगा, यानी कि सेकंड। ही नेवर वेंट टू दिल्ली। He never went to दिल्ली। वह कभी दिल्ली नहीं गया। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर कभी नहीं की इंग्लिश आ गई, उसके बाद जाने की इंग्लिश आ गई, वर्ब वह नहीं गया दिल्ली। क्या तुमने मुझे बुलाया? वाक्य के अंत में या, ये, ही, था, थे, थी, ये पास्ट इंडेफिनिट की पहचान। सबसे पहला काम वर्ब छांटना। क्या तुमने मुझे बुलाया? बुलाया ये इसमें वर्ब है। किसने? तुमने। कौन या किसने के जवाब में जो आएगा वो सब्जेक्ट। किसको बुलाया? मुझे, ऑब्जेक्ट। जब वाक्य इंट्रोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब जो पास्ट इंडेफिनिट में आती है डिड को कर्ता से पहले लिखा। कर्ता है इसमें यू, तुमने, यू से पहले डिड आएगा। पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। डिड यू कॉल? अगर इसमें हम एक शब्द और जोड़ दें, तुमने मुझे क्यों बुलाया? जब वाक्य के बीच में क्यों, कब, कैसे, किसने, किसको, किसका, किसकी ये शब्द आए तो वाक्य कहलाएगा डबल इंट्रोगेटिव। और डबल इंट्रोगेटिव में इनकी इंग्लिश वाई, वैन, वेयर, इनकी इंग्लिश वाक्य के आरंभ में लिखी जाती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश लिखेंगे वाई की, क्यों की इंग्लिश वाई। हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट की डिड, वाई डिड यू कॉल मी? तुमने मुझे क्यों बुलाया? क्यों की इंग्लिश वाई। इंट्रोगेटिव वाक्य है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट हो गया हमारा यू, वाई डिड यू कॉल मी, मी हो गया इसमें ऑब्जेक्ट। तुम्हें किसने बुलाया? या, ये, ही, था, थे, थी, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, इससे हमें पहचान पक्की हो जाती है हमारी। इसमें सब्जेक्ट है किसने। किसने इसमें सब्जेक्ट भी है और इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। यही सब्जेक्ट दो काम कर रहा है, इंट्रोगेटिव वर्ड का काम भी यही कर रहा है और सब्जेक्ट का कार्य भी यही कर रहा है। ऐसी कंडीशन में डू डज डिड का प्रयोग नहीं है। तुम्हें किसने बुलाया? मैंने तो उसे पढ़ा। मैंने बताया था जब साधारण वाक्य में अवश्य शब्द दिया हो अथवा तो शब्द दिया हो तो साधारण वाक्य में इनकी अंग्रेजी के लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज और पास्ट इंडेफिनिट में डिड, अवश्य के लिए भी और तो के लिए। मैंने तो उसे पढ़ा, आई डिड
टीच, तो इस तरीके से था ये पास्ट इंडेफिनिट। इसके बाद आते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान है, इसके वाक्य के अंत में गा, गे, गी इत्यादि शब्द आते हैं और इसमें हमें एक वचन और बहुवचन का नहीं बल्कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का ध्यान रखना। आई और वी ये कहलाते हैं आपके फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और बाकी सारे थर्ड पर्सन। ही, शी, इट, दे ये कहलाते हैं थर्ड पर्सन। फ्यूचर इंडेफिनिट की ट्रांसलेशन करने के लिए, हिंदी से इंग्लिश अनुवाद करने के लिए हमें यही ध्यान रखना है कि हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग। शिखा आज सहारनपुर जाए। वाक्य के अंत में दीपिका क्या है? जाएगी। वाक्य के अंत में गा, गे, गी। इससे हमें पता चलता है कि ये वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट। सबसे पहला काम वही करना है, पहले हम सब वर्ब देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद कौन सा काम होगा इसमें? जाने। जाएगी ये होगी वर्ब। सहारनपुर कौन जाएगी? कौन या किसने के जवाब में जो आएगा वो कहलाएगा आपका सब्जेक्ट। शिखा हो गया इसमें सब्जेक्ट। शिखा जाएगी कहाँ? कहाँ के जवाब में जो आएगा वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट। ये हो गया सहारनपुर। इंग्लिश क्रमानुसार पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। शिखा जाएगी सहारनपुर आज। इंग्लिश क्रमानुसार जब हम इस वाक्य को लिखेंगे सब्जेक्ट हो गया शिखा, थर्ड पर्सन है शिखा, थर्ड पर्सन के साथ विल। जाने की इंग्लिश गो टू। शिखा विल गो टू सहारनपुर। आज की इंग्लिश होगी टू। शिखा विल गो टू सहारनपुर टुडे। शिखा इसमें सब्जेक्ट हो गया, विल गो वर्ब होगी, सहारनपुर ऑब्जेक्ट हो गया। यही हमारा क्रम। हम कल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। वाक्य नेगेटिव हो गया। वर्ब है इसमें खेलेंगे, खेलना इसमें वर्ब हो गया। गा, गे, गी वाक्य के अंत में आ गया। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान होगी, ये होगी वर्ब। कौन नहीं खेलेंगे क्रिकेट? हम। कौन के जवाब में जो आएगा? सब्जेक्ट। हम नहीं खेलेंगे। क्या नहीं खेलेंगे? क्रिकेट। ये हो गया ऑब्जेक्ट। जब वाक्य नेगेटिव होगा तो शैल अथवा विल जो भी उचित होगा उसके तुरंत बाद नोट लगा। किसी भी टेंस का वाक्य है
यदि हमें उसे नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा दें तो नेगेटिव बन जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब को कर्ता से पहले लिख दें, सब्जेक्ट से पहले लिख दें तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। हम के साथ यानी कि वी के साथ वर्ब आएगी शैल, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ शैल, और वाक्य जब नेगेटिव हुआ तो शैल और विल के तुरंत बाद नॉट। तो इसमें हो जाएगा वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट। कल आने वाला कल है, फ्यूचर का है, टुमारो। वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट इसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव। क्या तुम मुझे एक पेन दो। अंत में गागेगी, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, क्वेश्चन मार्क है, आरंभ में क्या दिया हुआ है तो वाक्य सिंगल इंट्रोगेटिव। वाक्य सिंगल इंट्रोगेटिव होगा तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसे हम सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। यू के अनुसार सेकंड पर्सन है, विल आएगा। सब्जेक्ट हो गया इसमें हमारा यू, वर्ब है दोगे, गिव, ऑब्जेक्ट हो गया एक पेन। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल यू गिव मी ए पेन। तुम स्कूल क्यों नहीं जाओ। ये वाक्य था सिंगल इंट्रोगेटिव का, ये वाक्य है डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव की पहचान ये है वाक्य के बीच में जब, क्यों, कब, कैसे, कहाँ इत्यादि शब्द। क्यों की इंग्लिश वाई। वाक्य के अंत में गे, जाओगे, ये होगी वर्ब। यू हो गया इसमें सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव वर्ड है हमारा क्यों। क्यों की इंग्लिश होगी वाई। सबसे पहले वाई। यू के अनुसार, तुम के अनुसार सेकंड पर्सन है, विल का प्रयोग होगा। फर्स्ट पर्सन होता तो शैल का प्रयोग। वाई विल यू नॉट go to school। Why will you not go to school? Why इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, will हेल्पिंग वर्ब होगी, you सब्जेक्ट हो गया, go वर्ब होगी और school ऑब्जेक्ट। लास्ट पॉइंट आता है इसका, जब वाक्य में इच्छा, भावना, आदेश आदि प्रकट हो या अवश्य शब्द दिया हो तो ऐसी दशा में हम अलग से शब्द, कोई शब्द ना लगा करके शैल की जगह विल और विल की जगह शैल का प्रयोग कर देते हैं, तो इनकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली बन जाती है। मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। बाद में आया गा, गागेगी, फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान। मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। अवश्य शब्द आ गया है, फिर इस अवश्य की अलग से कोई इंग्लिश नहीं लगेगी। शैल की जगह जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर उसके साथ शैल आता है तो शैल की जगह विल लगा देंगे और विल की जगह शैल लगा देंगे।
सब्जेक्ट हो गया इसमें मैं, सहायता कौन करेगा? मैं हो गया सब्जेक्ट, किसकी करेंगे? आप। ये हो गया ऑब्जेक्ट, और सहायता करना इसमें हो गया वर्ब। तो आई है फर्स्ट पर्सन के साथ आता है शैल, तो इसमें अवश्य की आने की वजह से शैल ना लगा करके इसमें सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे हम विल, तो अवश्य की अंग्रेजी अपने आप बन जाएगी। क्या हो जाएगा? आई विल हेल्प, आई विल हेल्प यू। आई सब्जेक्ट, विल हेल्प वर्ब और यू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ये हो गया अंग्रेजी क्रमानुसार, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये था फ्यूचर इंडेफिनिट। अगली वीडियो में हम लेंगे कंटिन्यूअस, तीनों कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। तीनों इंडेफिनिट टेंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और इससे संबंधित कोई भी समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख करके हम तक भिजवाइएगा, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे।